हेलो स्टूडेंट्स, सारन गुरु डिजिटल दुनिया में आप सबका स्वागत है। हम लोग इतिहास विषय के मॉडल सेट्स को सॉल्व कर रहे थे और इस कड़ी में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ शॉर्ट आंसर टाइप यानी लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख लिए थे। आज बारी है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो तुरंत सारन गुरु सर्च करें और वहां पर आपको हिस्ट्री बाय निहाल पांडे प्लेलिस्ट जैसे ही खोलेंगे उसमें आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप लोग को हिस्ट्री में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 2 नंबर के रहेंगे और लॉन्ग आंसर 4 नंबर के रहेंगे। केवल इतिहास विषय में अगर आपको 6 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे तो उसमें से मात्र 3 का ही आपको आंसर देना होगा, सारे 6 के 6 नहीं बनाने हैं। इसके साथ ही आपको 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे इतिहास विषय में, जिनमें केवल और केवल 2 के उत्तर आपको देने हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, इसलिए आज की क्लास में हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करेंगे। यह हमारा पहला लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। दोस्तों, आपके मॉडल सेट्स में 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दिए गए थे जिनके उत्तर मैं लेकर आया हूं। इसके अलावा अब अगली क्लासेस में हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे क्लास से जुड़े रहिए। शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी टाइम पास के। प्रश्न है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा और गति प्रदान की। साथियों, जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष चला था 1947 ईस्वी तक, उसकी चर्चा की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों तक हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन गुलाम था और इस दौरान भारतीय नेताओं ने, भारतीय किसानों ने, भारतीय मजदूरों ने, यूं कहे कि भारत की समस्त जनता ने मिलजुल कर इन फिरंगियों को हमारे देश से भगाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। अब प्रश्न यहां पर कह रहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया, यानी कि यह आंदोलन किसी एक क्षेत्र में नहीं फैला था बल्कि पूरे भारत में फैला हुआ था। तो इसने राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा कैसे प्रदान की, यानी प्रश्न का यह मतलब हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन तो विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे स्तरों पर हो रहे थे, लेकिन जब ये बड़े स्तर पर फैला तो इसने किस तरह से, यानी पूरे भारत के स्तर पर जब फैल गया तो किस तरह के बदलाव देखने को मिले। उत्तर देखते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने विविध क्षेत्रीय, धार्मिक और भाषाई समुदायों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाकर भारतीय राष्ट्रवाद को अखिल भारतीय रूप दिया। जब ये ऑल ओवर इंडिया में फैल गया, पूरे भारत में फैल गया, तो अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग समुदायों के लोग, ये सब आपस में जुड़ने लगे एक कॉमन गोल के थ्रू। और वो कॉमन गोल क्या था? अंग्रेजों को भारत से जल्द खदेड़ना और देश में स्वतंत्रता के साथ स्वशासन की स्थापना करना। जब एक साथ ये साझा, यानी कि एक इक्वल लेवल पर ये आ गए, यानी कि सबके विचार जुड़ गए और सबने ये सोच लिया कि हमें देश में बाहरी हुकूमत नहीं चाहिए, तब स्वतंत्रता आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय हो गया। प्रारंभिक चरण में कांग्रेस ने संवैधानिक सुधारों, याचिकाओं द्वारा ब्रिटिश शासन से अधिकारों की मांग की, जिससे शिक्षित वर्ग में राजनीतिक चेतना बढ़ी। प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो 1885 से उसकी स्थापना हुई और प्रारंभिक युग जो माना जाता है कांग्रेस का, वो माना जाता है उदारवादी युग। इस उदारवादी युग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? इसने संवैधानिक सुधारों की मांग की, यानी कि कांग्रेस एक नवीन संस्था थी, अभी ज्यादा प्रभावशाली नहीं हुई थी और साथ ही पूरी जनता की आवाज नहीं बन पाई थी, पूरे जनता से इसका जुड़ाव प्रारंभिक चरण में नहीं हो पाया था। ऐसी स्थिति में यह अंग्रेजी शासन की समाप्ति की मांग नहीं करती है बल्कि संवैधानिक सुधारों की मांग करती है, यानी कि अंग्रेजी शासन से प्रार्थना पत्र लिखकर, याचिका देकर
यह मांग करती है कि भारतीयों को अधिक से अधिक संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। अब इससे क्या होता है, शिक्षित वर्ग में राजनीतिक चेतना बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, यहां केवल शिक्षित वर्ग में ही राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा है। इसका कारण यह है कि सामान्य जनता जो थी, किसान थे, मजदूर थे, महिलाएं थी, ये सब अभी बड़े पैमाने पर कांग्रेस से जुड़ नहीं पाए थे। इसका कारण यह था कि कांग्रेस का अभी जो क्षेत्र था वो काफी सीमित था, इसकी सदस्य संख्या भी काफी सीमित थी, जिस वजह से व्यापक आंदोलन के रूप में कांग्रेस नहीं उभरी थी। बंगाल विभाजन विरोधी स्वदेशी आंदोलन, मैंने बताया था कि 1905 में भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन ने यह कहकर बंगाल को दो टुकड़ों में बांट दिया, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में, कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। वास्तव में अंग्रेजों का उद्देश्य था कि भारतीयों को हिंदू और मुसलमान में तोड़ दिया जाए, क्योंकि पश्चिमी बंगाल जो था वो हिंदू बहुल क्षेत्र था और पूर्वी बंगाल, जिसमें आज के बांग्लादेश के हिस्से शामिल हैं, वो मुस्लिम बहुल इलाका था। तो इस वजह से हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने यह विभाजन किया था, जिसके विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। इसके साथ साथ यह स्वदेशी आंदोलन 1905 में चलता है। (1905) में असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में प्रारंभ होता है और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ होता है। जैसे चरणों ने जन आंदोलन यानी जनता का आंदोलन, यानी इस समय तक आते आते यह केवल कांग्रेस का आंदोलन नहीं रह गया, केवल शिक्षित वर्ग का आंदोलन नहीं रह गया, बल्कि सामान्य जनता का आंदोलन बन चुका था। यानी कि जनता पूरी तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ चुकी थी। तभी कहा जाता है कि इसका स्वरूप अखिल भारतीय हो गया था और करोड़ों सामान्य लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ा। चाहे वो गांधी के आंदोलन हो या अन्य नेताओं द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर चलाए गए आंदोलन हो, इन सब ने जनता में राजनीतिक चेतना का विकास किया और उनको यह समझाया कि ब्रिटिश शासन हमारे लिए कितना घातक है। और इस वजह से सामान्य जनमानस भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गया और उसको उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत हो गया। गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह, अहिंसा, खादी, अस्पृश्यता उन्मूलन और ग्राम स्वराज जैसे विचारों ने आंदोलन को नैतिक और व्यापक सामाजिक आधार प्रदान किया। सत्याग्रह, गांधी के आंदोलनों की सबसे बड़ी विशेषता सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह, सत्य की मांग। सत्य की मांग का यहां पर अर्थ है शोषण के विरुद्ध अधिकारों की मांग। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का जो शोषण किया जा रहा था, चाहे वो आर्थिक हो या फिर राजनीतिक हो या फिर सामाजिक हो, इन सब के खिलाफ आवाज उठाना ही सत्याग्रह था। और सबसे बड़ी विशेषता रही अहिंसा, यानी कि गांधी ने अपने आंदोलनों में जनता से आह्वान किया कि बिना हिंसा किए, बिना किसी की जान लिए, बिना हत्या किए यहां पर अपनी मांग रखी जाए। भले ही अंग्रेज अत्याचार करें, लेकिन हम उन पर पलटवार नहीं करें। इसका एक कारण यह रहा कि यदि अगर जनता ज्यादा प्रतिरोध करती तो ब्रिटिश शासन उसको बल प्रयोग द्वारा आंदोलन को तुरंत दबा सकता था। लेकिन अहिंसा के रूप में ये जो नया प्रयोग किया गया था, इसकी काट तुरंत ब्रिटिश सरकार को समझ में नहीं आई थी। हालांकि अहिंसा के कारण कई ऐसी घटनाएं भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जिससे भारतीयों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन अगर दीर्घकालीन तौर पर देखा जाए तो ये काफी सफल माना जा सकता है। इसके साथ ही गांधी ने खादी को अपनाने पर जोर दिया। खादी यानी भारत के कारीगरों द्वारा, भारत के बुनकरों द्वारा हाथ से बनाए गए कपड़े। विदेशी कपड़ों पर विरोध, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। और जब हम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे तो पहनेंगे क्या? तब यहां गांधी जी ने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया और खादी पहनने की बात की। और कांग्रेस ने भी इसे अपने गुवाहाटी सेशन में अपनाते हुए यह घोषणा की कि अब कांग्रेस के नेता भी खादी पहनेंगे।
अस्पृश्यता उन्मूलन, अस्पृश्यता का मतलब हुआ छुआछूत का विरोध, यानी कि जाति के आधार पर भारतीय समाज में ये जो बुराई विद्यमान थी कि कुछ लोगों को अगड़ी जाति का माना जाता था और कुछ लोगों के पिछड़ी या दलित जाति का, जिसे गांधी ने हरिजन कहा था, उनके साथ लोग स्पर्श नहीं होना चाहते थे, उनसे दूर रहना चाहते थे। इस बुराई को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि हम सभी भारतीय हैं और इस आंदोलन में हमें सबका सहयोग चाहिए, किसी एक व्यक्ति के सहयोग से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती है और सबका सहयोग पाने के लिए आवश्यक है कि हम आपसी भेदभाव मिटा दें और मिलजुल कर इस आंदोलन में भाग लें। तो उन्होंने छुआछूत के विरोध में भी कार्य किया। ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज का मतलब हो गया गांव को शासन की सबसे छोटी इकाई मानते हुए गांधी ने कहा कि स्वराज की जब शुरुआत होगी, यानी भारतीयों के शासन की जब शुरुआत होगी, तो गांवों से ही यह हो पाना संभव है। इन विचारों ने आंदोलन को नैतिक और व्यापक सामाजिक अधिकार प्रदान किया, यानी कि ये सामान्य छोटी छोटी बातें जो थी, इसकी वजह से आम जनता का वह तबका जो कि मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं था, जिसमें श्रमिक थे, जिसमें किसान थे, जिसमें दलित वर्ग था, जिसमें महिलाएं थी, ये सभी समूह व्यापक रूप से आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर देते हैं। इस आंदोलन ने किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं को भी सक्रिय भागीदारी का अवसर दिया, चाहे वो 1905 का स्वदेशी आंदोलन हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो। इन सब में इन सभी वर्गों की व्यापक भूमिका देखने को मिलती है। जैसे स्वदेशी आंदोलन के दौरान महिलाएं शराब की दुकानों और विदेशी वस्त्र की दुकानों पर धरना देती थी और भारतीयों से अपील करती थी कि वो इन वस्तुओं की खरीदारी न करें। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो इस दौरान भी बहुत सारी महिलाओं ने नमक कानून तोड़ने का कार्य किया, साथ में झंडा भी फहराया विभिन्न स्थानों पर और ब्रिटिश शासन का विरोध किया, जिसमें सरोजिनी नायडू प्रमुख थी, जिन्होंने धरासना की नमक फैक्ट्री पर आंदोलन किया था। 1942 के आंदोलन में भी इन सभी वर्गों की स्पष्ट भूमिका देखने को मिलती है। अब क्या हुआ इसका असर? स्वतंत्रता केवल राजनीतिक मांग न रहकर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रेरणा बन गई, यानी कि अब केवल राजनीति की बात नहीं हो रही थी कि हमें केवल अपना शासन चाहिए, बल्कि यह भी मांग होने लगी कि हमें ब्रिटिश शासन के सामाजिक आर्थिक अत्याचारों से भी मुक्ति चाहिए और अंततः भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार जब राष्ट्रीय आंदोलन व्यापक तौर पर जन आंदोलन बन गया और अखिल भारतीय स्तर पर फैल गया, तो इवेंचुअली इसका अंतिम परिणाम हुआ भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 को। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। मैं थोड़े समय के लिए बोर्ड के सामने से हट जाता हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दक्षिण वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या कदम उठाए थे? आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में इसकी चर्चा की थी कि साम्यवाद की शुरुआत जो हुई थी ये रूस से हुई थी और धीरे धीरे यह विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया था। जब हिंद चीन में व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन चलने लगता है तो यहां पर अमेरिकी और फ्रांसीसी हस्तक्षेप को समाप्त करके साम्यवादी शासन की स्थापना की जाती है, चीनी मॉडल पर आधारित। तो यहां पर दक्षिण वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका क्या क्या कदम उठाता है उसी की चर्चा करनी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने मान लिया कि यदि दक्षिण वियतनाम साम्यवादी हो गया तो दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देश भी उसके प्रभाव में आ सकते हैं।
दक्षिण वियतनाम या वियतनाम देश जो है वर्तमान का, वो दक्षिण एशिया का वास्तव में दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। और जब इधर साम्यवाद का प्रसार बढ़ने लगा तो अमेरिका, जो कि एक पूंजीवादी देश था, वो घबरा गया कि अन्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में उसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन और बाद में दक्षिणी वियतनाम की बाओदाई सरकार को आर्थिक सहायता, सैन्य सलाहकार और हथियार प्रदान किए। यानी अमेरिका नहीं चाहता था कि इन क्षेत्रों में साम्यवाद और विशेष करके रूस की पकड़ मजबूत हो, तो पहले वह यहां पर फ्रांसीसी उपनिवेश को सहायता देता है। फ्रांस का शासन था इन क्षेत्रों में, उनको समर्थन देता है। और जब आंदोलन के बाद से फ्रांसीसी उपनिवेशों की समाप्ति हो जाती है तो वहां पर बाओदाई के नेतृत्व में सरकार बनती है। वियतनाम का विभाजन दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम में हो जाता है। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है, जबकि दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई के नेतृत्व में पूंजीवादी सरकार की स्थापना होती है। और इसी बाओदाई सरकार को अमेरिका आर्थिक सहायता, सैन्य सलाहकार और हथियार भी प्रदान करता है ताकि राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचला जा सके। धीरे धीरे उसकी भूमिका प्रत्यक्ष हो गई। पहले तो अमेरिका पीछे से यानी बैक स्टेज कार्य कर रहा था, छिप छिप कर सहायता कर रहा था, और अब उसने क्या किया कि खुलकर आगे आ गया दक्षिण वियतनाम में। उसने बड़ी संख्या में सैनिकों को दक्षिण वियतनाम भेज दिया। अमेरिका ने बमबारी तथा एजेंट ऑरेंज और नापाम जैसे रासायनिक हथियारों का प्रयोग कर उत्तर वियतनाम तथा वियतकांग की शक्ति को कमजोर करने का प्रयास किया। अमेरिकी सैनिकों ने इन क्षेत्रों पर भीषण बमबारी की। इसके अलावा एजेंट ऑरेंज और नापाम जैसे रासायनिक हथियार, एजेंट ऑरेंज यह ऐसा रसायन था जो कि पेड़ वगैरह पर छिड़क देने पर उनकी पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी, तो इसका प्रयोग यह फसलों को समाप्त करने में करता था ताकि रसद की कमी हो जाए, भोजन की कमी हो जाए दुश्मन क्षेत्रों में। नापाम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि त्वचा पर गिर जाता था तो उससे चिपक कर जलते रहता था। जैसे प्लास्टिक वगैरह आप लोग देखे होंगे, कभी हाथ पर गिर गया जलता हुआ तो चिपक के जलने लगता है, वैसे उससे ज्यादा खतरनाक था नापाम। इसका प्रयोग उत्तरी वियतनाम पर किया गया और साथ ही वियतकांग। वियतकांग क्या था? वियतनाम मुक्ति सेना जो बनाई गई थी हो ची मिन्ह के नेतृत्व में, साम्यवादी दल का जो गठन किया गया था उसी का नाम था वियतकांग। उसकी शक्ति को कमजोर करने का प्रयास किया गया। साथ ही उसने दक्षिण वियतनाम में विरोधी कम्युनिस्ट सरकारों को राजनीतिक आर्थिक समर्थन दिया। यानी कि जो लोग दक्षिण वियतनाम में विरोध कर रहे थे साम्यवाद के प्रसार का, उनको यह मदद कर रहा था अमेरिका। भूमि सुधार, सामरिक गांव योजना और प्रचार अभियानों के माध्यम से साम्यवाद के प्रभाव को रोकने की कोशिश भी की। उसने बाओदाई सरकार के द्वारा कुछ भूमि सुधार करवाए। सामरिक गांव योजना, सामरिक गांव यानी कि अमेरिका ने इन क्षेत्रों में, दक्षिण वियतनाम के क्षेत्रों में स्ट्रेटेजिक विलेज बनाए जिसमें वो अपने सैनिकों को रखता था ताकि वियतनाम पर कभी जरूरत पड़े तो कब्जा करने में आसानी हो। और साथ ही प्रचार अभियान, वियतकांग के जो समर्थक थे उनको ये हत्यारा बताते थे, उनको लुटेरा बताते थे, और इसके माध्यम से साम्यवाद के प्रभाव को रोकने की कोशिश की। हालांकि ये कदम स्थायी सफलता नहीं दिला सके और अंततः एकीकृत वियतनाम ने चीनी मॉडल पर आधारित साम्यवादी शासन को अपना लिया। कोशिश तो बहुत की अमेरिका ने, लेकिन उत्तरी वियतनाम और हो ची मिन्ह के समर्थकों द्वारा अमेरिका के हर कदम का विरोध किया गया। हो ची मिन्ह के समर्थकों ने डटकर लड़ाई की अमेरिकी सैनिकों से, और अंत में यहां पर दोनों यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के एकीकरण की घोषणा हो जाती है। और साथ में यह घोषणा भी होती है कि यहां पर साम्यवादी शासन अपनाया जाएगा जो कि चीनी मॉडल पर आधारित होगा। इस प्रकार अमेरिका की दादागिरी दक्षिण एशिया के हिंद चीन क्षेत्र में समाप्त होती है और पूंजीवाद के स्थान पर साम्यवाद का प्रसार यहां पर बढ़ते हुए देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, आपको सेम टू सेम ऐसे छापने की जरूरत नहीं है एग्जाम में।
आप इन बातों को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैंने एक मॉडल आंसर प्रेजेंट करने की कोशिश की है, कोई जरूरी नहीं कि आप सेम टू सेम इसी तरीके से लिखें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के दोनों प्रश्न हमने कर लिए हैं और इसके साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगले क्लासेस में हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण सूचना, बोर्ड एग्जाम में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इसके बारे में आपको शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से बताया जाते रहेगा। तो इन सब जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सारन गुरु को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सारन गुरु डिजिटल दुनिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहें तो history@saran-guru से जुड़ सकते हैं। आज की क्लास समाप्त की जाती है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नए तरीके से इतिहास को देखने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।